नमस्कार साथियों, मैं अजीत सिंह आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल पे। आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो पसंद आ जाएगा तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, जिससे आपके जो दोस्त यार हैं, मित्र हैं, उनको ये वीडियो मिल जाए अगर वो पेट परीक्षा दे रहे हैं या वीडियो आने वाला है, वीडियो जिनका री एग्ज़ाम है उनके लिए भी ये काम आ जाएगा, क्योंकि इस पे करंट अफेयर्स और जीएस के प्रश्न शामिल किए गए हैं। ठीक है, तो बिना देर करते हुए चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो को। हमारा पहला प्रश्न है, माउंट आबू स्थित मशहूर दिलवाड़ा मंदिर निम्नलिखित में से किस समुदाय का पवित्र तीर्थ स्थल है? तो जैन तीर्थ स्थल है। ठीक है, माउंट आबू कहाँ है? राजस्थान में है। ठीक, कभी राजस्थान घूमने जाइएगा तो माउंट आबू ज़रूर देख के आइएगा। जैन मंदिर है। इसको किसने बनवाया था? इसको बनवाया था चालुक्य जो है शासक भीमदेव प्रथम के सामंत जो है विमल शाह ने बनवाया था, और ये संगमरमर के बना हुआ मंदिर है। अगला है, पृथ्वीराज चौहान ने से विवाह किया था, वह उनके पुत्र जयचंद्र गाढ़वाल की बेटी थी, तो संयोगिता से विवाह किया था। ठीक है, तो उनके ये शत्रु थे जो है पृथ्वीराज के, उनकी बेटी थी। ठीक, जयचंद्र गाढ़वाल जो है शत्रु थे पृथ्वीराज चौहान के, उनकी बेटी संयोगिता, उन्हीं से विवाह कर लिया। ठीक है, इस विवाह के पश्चात दोनों राज्यों के बीच संबंध जो है अत्यंत शत्रुतापूर्ण हो गए। होता है। चालुक्य वंश का सबसे महान शासक कौन था? तो पुलकेशिन द्वितीय था। ठीक है, अगला है, पोलो या चौगान खेलते समय निम्नलिखित में से किस सुल्तान की मृत्यु हो गई? तो ऐबक की मृत्यु हो गई थी, कुतुबुद्दीन ऐबक की, चौगान खेलते समय जो है घोड़े से गिरने के दौरान 1210 ईस्वी में। कब? 1210 ईस्वी में जो है इसकी मृत्यु हो गई। इसे लाहौर में दफनाया गया था। निम्नलिखित में से किसने दीन ए इलाही आरंभ किया था? तो दीन ए इलाही अकबर ने आरंभ किया था। ठीक है, कब शुरू किया था? 1582 ईस्वी में। 1582 ईस्वी में दीन ए इलाही शुरू किया था। दीन ए इलाही को और क्या कहते हैं? तौहीद ए इलाही कहते हैं, तौहीद ए इलाही। इसके अंतर्गत क्या होता था कि अकबर सभी धर्मों के मूल सिद्धांतों को सम्मिलित कर इसे सर्वमान्य बनाने का प्रयास किया। ठीक है, दीन ए इलाही वास्तव में सूफी रहस्यवाद पर आधारित एक विचार पद्धति थी। इस नवीन संप्रदाय का प्रधान पुरोहित अबुल फजल था। हिंदुओं में केवल बीरबल ने इसे स्वीकार किया था। ठीक है, बीरबल का दूसरा नाम क्या था? महेश दास था। निम्नलिखित में से कौन उग्रपंथी नहीं थे? तो उग्रपंथी गोपाल कृष्ण गोखले नहीं थे, बल्कि बाल गंगाधर तिलक, मदन लाल और उधम सिंह, ये तीनों जो है उग्रपंथी थे। ठीक, गोपाल कृष्ण गोखले क्या थे? नरमपंथी विचारधारा के थे। ये सुकरात कहे जाने वाले एमजी रनाडे के शिष्य और महात्मा गांधी के गुरु थे। ठीक, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, अमृतसर संधि पर हस्ताक्षर कब किए गए थे? तो 1809 ईस्वी में हस्ताक्षर किए गए थे। सीमांत गांधी किसे कहा जाता है? तो खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी कहा जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने 1935 के अधिनियम के बारे में कहा था कि एक कार जिसमें ब्रेक तो है पर इंजन नहीं है? तो जवाहरलाल नेहरू ने जो है 1935 के अधिनियम के बारे में ऐसा शब्द कहा था। ठीक, अगला है, गणेश महोत्सव का प्रारंभ किसने किया था? तो लोकमान्य तिलक ने जो है गणेश महोत्सव का प्रारंभ किया गया था। कब किया था? 1893 में। बाद में यही चलकर 1895 में जो है 1895 में क्या हो गया? शिवाजी महोत्सव मनाया जाने लगा। आगे चलकर यह प्रयास महाराष्ट्र के लोगों में राष्ट्रवादी भावना में अहम भूमिका निभाई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, यमुना नदी का उद्गम स्थान है? तो बंदरपूछ जो है यमुना नदी का उद्गम स्थान है। यमुनोत्री हिमनद के जो है बंदरपूछ चोटी है उसी के पास, तो उसी में जो है उद्गम होता है यमुना नदी का। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सबसे सूखा स्थान है? तो लेह जो है सबसे सूखा स्थान है। मुंबई, दिल्ली और बेंगलुरु जो है विकल्पों में से सूखा स्थान नहीं है। लेह क्या है? सबसे कम वर्षा का क्षेत्र है।
यह भारत का सबसे शुष्क स्थल है, ये याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, सूची को मिलाना है, देख लीजिए। एक तरफ खनन क्षेत्र है, एक तरफ खनिज संपदा है, तो अब हमको मिलाना है। तो काला हांडी का संबंध जो है बॉक्साइट से है, जावर का संबंध जस्ता व सीसा से है, कोलार का संबंध जो है किससे है, सोना से। किससे, सोना से। मोसबनी जो है तांबा के लिए जो है खनिज संपदा। अब कोलार से याद आया, एक फिल्म आई थी KGF, उम्मीद है सबने तो देख ही ली होगी, सब तो दीवाने हैं साउथ की फिल्मों के, खासकर ऐसी फिल्मों के तो खासकर युवा वर्ग। तो KGF में जो के है, तो के का मतलब कोलार ही होता है, जी का मतलब होता है गोल्ड, एफ का मतलब होता है फील्ड। KGF का फुल फॉर्म है कोलार गोल्ड फील्ड, इसलिए कोलार का संबंध जो है खनिज संबंध सोना से है। ठीक, ऑप्शन सी सही है। उम्मीद है आपको ये इन्फॉर्मेशन ना पता हो तो ये पता हो गई। दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है क्या, थार मरुस्थल। ये दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है, जिसे ग्रेट इंडियन डेजर्ट भी कहते हैं, ये याद रखिएगा। दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है और ये भारत और पाकिस्तान में पूरा फैला हुआ है, ग्रेट इंडियन डेजर्ट। जब आप राजस्थान का मैप देखेंगे तो उसमें बहुत बड़े भाग में जो है ग्रेट इंडियन डेजर्ट है, फिर उसके बाद अरावली पर्वत है। तो अरावली पर्वत क्या करती है, डेजर्ट को बाकी जो है राज्यों में आने से रोकता है। अगर अरावली पर्वत ना हो तो मध्य प्रदेश में पूरा जो है डेजर्ट हो जाएगा, उत्तर प्रदेश में पूरा डेजर्ट हो जाएगा, दिल्ली में भी पूरा डेजर्ट हो जाएगा। जहाँ जहाँ तक अरावली पर्वत श्रृंखला है वहाँ तक वो डेजर्ट को आने से रोकता है। अगला है, निम्नलिखित नदियों में से कौन सी विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। तो जायरे नदी जो है विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। जायरे नदी कहाँ है, अफ्रीका में है। ठीक है, नील नदी अफ्रीका की सबसे बड़ी नदी है और जायरे दूसरे नंबर पे ये नदी आती है। ठीक है, यही ऐसी नदी है जो विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। ठीक है, अफ्रीका का अगर मैप आप देखेंगे, ठीक, कुछ मैप तो ऐसे होता है अफ्रीका का, ठीक, ऐसे कुछ समथिंग ऐसे होता है। तो आप जब मैप देखेंगे तो जायरे जो है नदी कहाँ पे है, जायरे नदी बहती है नीचे की तरफ। तो ये जो है विषुवत रेखा को जो है कुछ ऐसे इस तरह बहती है, तो विषुवत रेखा जब गुजरती है तो इसको 2 बार ऐसे काटती है। ठीक, टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न जो है जब नीचे से गुजरती है तो उसको ये ऐसे ऊपर से बहते हुए आती है, फिर ऐसे बहती है, तो ये एक बार ऐसे काटी, ठीक है, फिर ऐसे काटी, तो 2 बार जो है इसको काटती है, याद रखिएगा। आगे है, मेक इन इंडिया पहल का शुभारंभ कब किया गया था। तो सितंबर 2014 में जो है इसका प्रारंभ किया गया था, मेक इन इंडिया का। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड की स्थापना कब की गई, 1982 में। ठीक, भारत के केंद्रीय बजट में रेल बजट का किस वर्ष विलय किया गया था, 2017 में विलय किया गया था। भारत में श्वेत क्रांति का जनक किसे कहा जाता है, तो श्वेत क्रांति का जनक वर्गीज कुरियन को कहा जाता है। राजकोषीय घाटा का अर्थ क्या है, तो राजकोषीय घाटा का अर्थ है सरकार के कुल राजस्व और कुल व्यय के बीच अंतर। ठीक, भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियों रेसिडुअल पावर्स का विचार संविधान से लिया गया, कनाडा संविधान से लिया गया। ठीक, संविधान का कौन सा भाग संविधान संशोधनों से संबंधित है, भाग 20वां। ठीक है, भाग 20वां जो है संविधान संशोधन से संबंधित है, यह याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश की पहले ही महिला मुख्यमंत्री कौन थी, तो सुचेता कृपलानी थी उत्तर प्रदेश की। ठीक, आगे है, राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद के सदस्य को कैसे बर्खास्त कर सकते हैं, तो प्रधानमंत्री की सिफारिश पर बर्खास्त कर सकते हैं। ठीक, याद रखिएगा, अनुच्छेद 75 का 3 के अंतर्गत। ठीक, आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान के अनुसार सरकार के कितने अंग होते हैं, तो 3 अंग होते हैं। कौन कौन से,
कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। अगला है डायोप्टर निम्नलिखित में से किसकी एसआई इकाई है? तो लेंस की क्षमता की इकाई है। ठीक है, लेंस की क्षमता का सूत्र क्या होता है? P बराबर 1/F। एफ क्या होता है? मीटर में होता है। ठीक है, एफ मीटर में होता है। यहाँ P बराबर लेंस की क्षमता और एफ बराबर लेंस की फोकस दूरी, इससे निकल आता है हमारा। अब जो है उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक एवं अवतल लेंस की क्षमता ऋणात्मक होती है, ये तो पता ही होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, यदि एक लोलक निर्वात में दोलन करता है तो इसकी समयावधि अपरिवर्तित रहेगी। पहले लिखा है निर्वात में, ठीक है, ये याद रखिएगा। अगला है, निम्नलिखित में से बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? तो उसका नाम है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, बेकिंग सोडा का। ठीक है, बेकिंग सोडा यानी खाने वाला सोडा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है। अच्छा, इसका सूत्र कोई पूछे तो क्या होता है? या दिया रहे सिर्फ सूत्र ही दे दे, नाम ना दिया रहे तो NaHCO3, ठीक है, NaHCO3 होता है। अगला है, नियासिन जो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स ग्रुप का एक विटामिन है कि कमी से कौन सा रोग होता है? तो पेलाग्रा रोग हो जाता है। ठीक है, पेलाग्रा रोग। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही खाद्य श्रृंखला को दर्शाता है? तो घास पहले नंबर पे आएगा। घास को कीट खाता है, कीट को मेढक खाता है, मेढक को सर्प खाता है, सर्प को गरुड़ खाता है। ठीक है, यही श्रृंखला है घास स्थल परितंत्र की। ठीक है, 31वां प्रश्न रीजनिंग का है, तो खुद से सॉल्व करिएगा। ठीक है, ऑप्शन बी सही है। इसका ऑप्शन डी, इसका बी, इसका सी और इसका ए। ठीक, 35 तक के प्रश्न जो है रीजनिंग के हैं, आप इन्हें खुद से सॉल्व करिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। लिखा है, कवि का स्त्रीलिंग है, तो कवि का स्त्रीलिंग क्या होगा? कवयित्री। ठीक है, कवयित्री। स्पेलिंग भी ध्यान दीजिएगा, कवयित्री नहीं, कवित्री गलत है, ये भी कवित्री भी गलत है, कवयित्री तो ये गलत है ही, तो कवयित्री होगा। पैर शब्द का समानार्थी नहीं है, तो नौ जो है पैर शब्द का समानार्थी शब्द नहीं है। ठीक है, नौ का किसका शब्द समानार्थी शब्द है? तो नौ का मतलब नया होता है। ठीक है, नवजीवन मतलब नया जीवन। कौन सा शब्द बिजली का पर्याय है? तो बिजली का दामिनी होता है, चपला, चंचला, दामिनी, ताड़ित, ये तो पता ही होगा। ठीक है, बिजली का। सरवरी किसका है? सरवरी है रात का, तनया है पुत्री का और रमणी है स्त्री का। ठीक, निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य है, तो अशुद्ध वाक्य कौन सा है? अशुद्ध वाक्य है, एक गुलाब की माला खरीद लेना। भाई, एक गुलाब की माला नहीं बनती है, गुलाब की एक माला बनती है, तो इसलिए डी गलत है। अगला है, जो युद्ध में स्थिर है उसे क्या कहते हैं? तो युधिष्ठिर कहते हैं, जो युद्ध में स्थिर रहे उसको युधिष्ठिर कहते हैं। आगे का जो प्रश्न है वो कॉम्प्रिहेंशन है इंग्लिश का। पैराग्राफ को पढ़ते हैं और फिर उसके उत्तर जानने की कोशिश करते हैं। लिखा है, फॉर मोस्ट पीपल म्यूजिक इज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ डेली लाइफ। सम रिले ऑफ म्यूजिक टू गेट देम थ्रू द मॉर्निंग commute, while others turn up favorite playlist to stay pumped during a workout. Many folks even have to stereo on when they are cooking a meal, taking a shower, or folding the laundry. Music is often linked to the mood. A certain song can make us feel happy, sad, energetic, or relaxed. Because music can have such an impact of person mindset and well-being, it should come as no surprise that music therapy has been studied for use in managing numerous medical conditions. All forms of music may have therapeutic effect, although music from one's
own culture be most effective? In Chinese medical theory, the 5 internal organs and meridian system are believed to have corresponding musical tones which are used to encourage healing. अब देखिए इस पैराग्राफ में कुछ ये दिया गया है कि जो म्यूज़िक होता है, जो संगीत होता है, वो हमारे मूड पे डिपेंड करता है। चाइना में तो ये तक कहा गया है कि हमारे कुछ आर्गन्स हैं जो कि म्यूज़िक पे जो है रिस्पॉन्स करते हैं। ठीक है, ऐसा ही कुछ इसमें दिया गया है। तो इसमें जो है, चलिए इनके प्रश्नों को पढ़ते हैं और उत्तर जानने की कोशिश करते हैं। लिखा है म्यूज़िक इज़ ऑफ्टन लिंक्ड टू मूड। ठीक है, जो म्यूज़िक होता है मतलब संगीत होता है, वो हमारे मूड मतलब हमारे रुचि पे डिपेंड करता है। ठीक है, मनोदशा जिसे कहते हैं, मूड मतलब मनोदशा। ठीक, लिखा है हाउ इज़ म्यूज़िक एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ लाइफ, तो इट मेक्स अस फील डिफरेंट इमोशंस। ठीक है, जो म्यूज़िक होता है वो हमारे जीवन में सारे इमोशंस जैसे कि उल्लास मतलब हैप्पीनेस, सैड, एनर्जेटिक, ये सारी चीज़ों को रिलैक्स करता है म्यूज़िक। कभी कभी जब हम लोग कुछ काम कर रहे होते हैं या जो है सुबह जब वॉक कर रहे होते हैं, टहल रहे होते हैं, या जिम कर रहे होते हैं, वर्कआउट कर रहे होते हैं, या कुछ भी ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं या ट्रैवल कर रहे होते हैं, तो म्यूज़िक की वजह से हम अपने आप को हील कर पाते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है विच ऑफ द स्टेटमेंट्स इज़ ट्रू, तो ऑल फॉर्म्स ऑफ म्यूज़िक में हैव थेरेपेटिक इफ़ेक्ट। ठीक है, तो जो म्यूज़िक्स होते हैं वो सब में थेरेपेटिक इफ़ेक्ट डालता है। ठीक है, ह्यूमन्स बॉडी में। गिव सिनोनिम्स फॉर द फॉलोइंग वर्ड्स। एम्पल, एम्पल मीन क्या होता है? एम्पल मीन होता है प्रचुर, प्रभुत, या काफ़ी, या पर्याप्त। ठीक है, मतलब प्रचुर मात्रा में, काफ़ी है, पर्याप्त है, तो इसका पर्यायवाची क्या हो जाएगा? सफिशिएंट, मतलब पर्याप्त। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया है गिव एंटोनिम्स फॉर द फॉलोइंग वर्ड्स। बारबेरिक, बारबेरिक का मतलब क्या होता है? बारबेरिक का मतलब होता है असभ्य होता है, क्रूर होता है, बर्बर होता है, जंगली होता है, गंवार होता है। ठीक है, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा? सिविलाइज्ड, सिविलाइज्ड मतलब सभ्य। ठीक है, शिक्षित हो जाएगा या शिष्ट हो जाएगा। अब आगे 46 से 50 तक के प्रश्न रीजनिंग के दिए गए हैं, सभी के आंसर लिख दिए गए हैं। ठीक है, सेटल्ड हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन 74 का बी, 46 का ए, 47 का बी और 48 का सी, 49 का सी और 50 का बी सी। अब चलिए हम करंट अफेयर्स के सवाल देखेंगे। लिखा है जून 2022 में किस भारतीय प्रबंधन संस्थान IIM ने देश का पहला कृषि भूमि मूल्य सूचकांक लॉन्च किया है? ठीक, तो IIM अहमदाबाद ने ये लॉन्च किया है। अगला प्रश्न है फरवरी 2022 में शुरू किया गया सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम सघन मिशन इंद्रधनुष 4.0 को राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों के कितने जिलों में संचालित किया जाएगा? तो 416 जिलों में संचालित किया जाएगा। अगला है फरवरी 2022 में किस सुरंग को 10,000 फीट से अधिक ऊंचाई पर स्थित सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग के रूप में वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स द्वारा मान्यता दी गई है? तो अटल सुरंग को। ठीक है, सबसे ऊंची सुरंग है ये। अगला है हेनले एवं पार्टनर्स द्वारा जारी हेनले पासपोर्ट सूचकांक 2022 Q3 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो 87वां स्थान भारत को प्राप्त हुआ है। अगला है मई 2022 में किस देश को एसोसिएशन ऑफ एशियन इलेक्शन अथॉरिटीज़ AAEA का अध्यक्ष चुना गया है? तो भारत को चुना गया है। नेक्स्ट है मई 2022 में कौन सा नियो बैंकिंग स्टार्टअप भारत का 100वां यूनिकॉर्न बन गया है? तो ओपन। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी IEA की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत वर्ष 2026 तक विश्व के तीसरे सबसे बड़े इथेनॉल उपभोक्ता के रूप में किस देश को पीछे छोड़ देगा? तो चीन को जो है ये पीछे छोड़ देगा। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्किल इंडिया अंतर्राष्ट्रीय केंद्र की स्थापना की जाएगी? तो वाराणसी में की जाएगी। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवंबर 2021 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया। इस एक्सप्रेसवे के संबंध में कौन सा विकल्प सही नहीं है? ये क्वेश्चन तो पक्का पूछा जाएगा, याद रखिएगा। यह एक्सप्रेसवे बलिया के मंदरिया गांव तक बनाया गया है, यही गलत है। ठीक है, अब जान लेते हैं कि ये पूर्वांचल एक्सप्रेसवे कहाँ से कहाँ तक है। तो ये लखनऊ से सुल्तानपुर रोड पर स्थित चांद सराय गाँव से प्रारंभ होता है और गाजीपुर जिले के हैदरिया गांव में समाप्त होता है। ठीक, इसकी कुल लंबाई कितनी है? 340 किलोमीटर। ठीक, 340.824, लगभग 341 किलोमीटर। ठीक, और एक चीज़ और है इस फैक्ट, सुल्तानपुर, इस एक्सप्रेसवे पर सुल्तानपुर जिले में एक हवाई पट्टी भी निर्मित की गई है। कभी इमरजेंसी जो है लैंडिंग करना हो जहाज को तो वो लोग कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारतीय पदक विजेताओं के संबंध में निम्नलिखित विकल्पों में कौन सा सही नहीं है? पहला ही सही नहीं है। टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत की तरफ से पहला पदक लवलीना बोर्गेहान ने जीता। नहीं, लवलीना बोर्गेहान ने नहीं जीता, बल्कि किसने जीता? मीराबाई चानू ने। ठीक है, रजत पदक किसने जीता? मीराबाई चानू ने जीता था। ठीक है, बाकी सही है। पीवी सिंधु ने महिलाओं की बैडमिंटन स्पर्धा में एकल वर्ग में कांस्य पदक जीता। भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने फीफा हॉकी स्पर्धा में कांस्य पदक जीता। नीरज चोपड़ा पुरुष भाला में स्वर्ण पदक जीता। ठीक, अगला प्रश्न है, अबू धाबी की राजधानी है। तो अबू धाबी की राजधानी यूनाइटेड अरब अमीरात है। आगे बढ़ते हैं। पुष्कर मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? तो पुष्कर मेला राजस्थान में आयोजित किया जाता है। अगला है, राष्ट्रीय रेल संग्रहालय कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय रेल संग्रहालय नई दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार उपन्यास के लिए दिया जाता है? तो बुकर प्राइज जो है, बुकर पुरस्कार, वो उपन्यास के लिए दिया जाता है। अगला प्रश्न है, 1084 की माँ पुस्तक के लेखक कौन है? तो महाश्वेता देवी हैं इस पुस्तक के लेखक। अगला प्रश्न है, भारतीय संसद में कितने सदन हैं? तो भारतीय संसद में 2 सदन हैं। ठीक है, एक लोकसभा, एक राज्यसभा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो दामोदर माउजो को प्रदान किया गया है। नेक्स्ट है, मार्च से अप्रैल 2022 में इटली में आयोजित 45वीं विश्व ब्रिज चैंपियनशिप 2022 में सीनियर टीम श्रेणी में किस देश ने रजत पदक जीता है? तो भारत ने रजत पदक जीता है। अगला है, गणतंत्र दिवस परेड 2022 में किस राज्य की झांकी को सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो उत्तर प्रदेश की झांकी को। अगला है, जनवरी 2022 में संपन्न टाटा स्टील शतरंज 2022 के चैलेंजर्स वर्ष का खिताब किसने जीता है? तो अर्जुन एरिगैसी ने जीता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। वैज्ञानिक प्रयोग की सफलता ने मनुष्य की बुद्धि का अपूर्व विकास कर दिया है। द्वितीय महायुद्ध में एटम बम की शक्ति ने कुछ क्षणों में ही जापान की अजेय शक्ति को पराजित कर दिया। इस शक्ति की युद्धकालीन सफलता ने अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस आदि सभी देशों को ऐसे शस्त्रास्त्रों के निर्माण की प्रेरणा दी कि सभी भयंकर और सर्वविनाशकारी शस्त्र बनाने लगे। अब सेना को पराजित करने तथा शत्रु देश पर पैदल सेना द्वारा आक्रमण करने के लिए शस्त्र निर्माण के स्थान पर देश के विनाश करने की दिशा में शस्त्रास्त्र बनने लगे हैं। इन हथियारों का प्रयोग होने पर शत्रु देशों की अधिकांश जनता और संपत्ति थोड़े समय में ही नष्ट की जा सकेगी। चूँकि ऐसे शस्त्रास्त्र प्रायः सभी स्वतंत्र देशों के संग्रहालयों में कुछ न कुछ आ गए हैं, अतः युद्ध की स्थिति में उनका प्रयोग भी अनिवार्य हो जाएगा, जिससे बड़ी जनसंख्या प्रभावित हो सकती है। इसलिए निशस्त्रीकरण की योजनाएं बन रही हैं। ठीक, शस्त्रास्त्रों के निर्माण की जो प्रक्रिया अपनाई गई उसी के कारण आज इतने उन्नत शस्त्रास्त्र बन गए हैं जिनके प्रयोग से व्यापक विनाश आसन्न दिखाई दे पड़ता है। अब भी परीक्षणों की रोकथाम तथा बने शस्त्रों का प्रयोग रोकने के लिए मार्ग खोजे जा रहे हैं। इन प्रयासों के मूल में एक भयंकर आतंक और विश्व विनाश का भय कार्य कर रहा है।
प्रश्न ये है, इस गद्यांश का मूल कथन क्या है? तो इस गद्यांश का मूल कथन क्या है? निशस्त्रीकरण और विश्व शांति। भयंकर विनाशकारी आधुनिक शस्त्रास्त्रों को बनाने की प्रेरणा किसने दी है? तो अमेरिका की विजय ने दी है। ठीक। अगला है, एटम बम की अपार शक्ति का प्रथम अनुभव कैसे हुआ? तो जापान की अजेय शक्ति की पराजय से। अगला है, बड़े बड़े देश आधुनिक विनाशकारी शस्त्रास्त्र क्यों बना रहे हैं? क्योंकि पारंपरिक भय के कारण। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, आधुनिक युद्ध भयंकर व विनाशकारी होते हैं क्योंकि अधिकांश जनता और उनकी संपत्ति नष्ट हो जाती है। ठीक। आगे बढ़ते हैं। अगला है, पैराग्राफ दिया गया है, उसको पढ़ेंगे और आंसर जानेंगे। ठीक। लिखा है, अंत में मैंने कहा, भाइयों, हम अपनी प्राथमिक पाठशाला में इससे भी अधिक काम कर सकते हैं। इतना काम कर सकते हैं कि वर्तमान प्राथमिक शिक्षा का रूप ही बदल जाए, काया पलट ही हो जाए। लेकिन बात यह है कि इसके लिए काम करने वालों की ज़रूरत है। दुनिया की जो सूरत आज है वह पहले नहीं थी। सूरत बदलने का यह काम पुरुषों ने ही तो किया है ना। आवश्यकता है लगन की, प्रखर आत्मविश्वास की, अखंड एक निष्ठा की। यह जरूरी नहीं है कि अंग्रेजी पढ़े लिखे ही अच्छे प्रयोग कर सकें। यह तो थोथी बात है। जब आदमी कुछ नहीं करना चाहता तब ऐसे ही बहाने बनाता है। सच्ची चीज़ तो दिल पर लगन है, वह लगन जो किसी चीज़ के लिए तड़पने वाली है, हमारी आत्मा से प्रेरित हमें प्राप्त होती है। और चंपक लाल जी, परिणाम की चिंता तो प्रयोग करने वालों को जितनी होती है उतनी तो दूसरों को कभी हो ही नहीं सकती। आप वेतन वृद्धि की इच्छा से अच्छे परिणाम की चेष्टा करते हैं और मैं प्रयोग के लिए प्रयोग करता हूँ, जिससे मेरा उद्देश्य सिद्ध हो और कार्य क्षेत्र व्यापक बने। मुझे चिंता रहती है कि कहीं मेरी निष्फलता मेरे बाद के प्रयोग करने वालों के लिए बाधक न बन जाए। अब जो है इस प्रश्न का उत्तर जानेंगे। किसी भी स्थिति को बदलने के लिए कैसे बदलाव की ज़रूरत होती है? तो जिनके दिल में लगन होती है वो किसी भी स्थिति को बदल सकते हैं। अगला है कि अंग्रेजी पढ़े लिखे ही अच्छे प्रयोग कर सकते हैं। यह कथन भाषिक पूर्वाग्रहों से ग्रसित है। ठीक है। जिनको लगता है कि भाषा ही जो है अच्छी सिद्ध होती है तो वो पूर्वाग्रह से ग्रसित है। उपर्युक्त अनुच्छेद में सूरत का अर्थ है, तो सूरत का अर्थ है स्थिति। ठीक है। किसी भी सूरत में मतलब किसी भी स्थिति में। नेक्स्ट है, लेखक का क्या उद्देश्य है? तो लेखक का उद्देश्य है स्थितियों में बदलाव करना। अगला है, सामान्यतः लोग अच्छे परिणाम क्यों चाहते हैं? क्योंकि धनार्जन कर सकें, मतलब धनार्जन के लिए धन अर्जित कर सकें। अब देखिए 81 से लेके 100 तक के प्रश्न जो है फिर से दिए गए हैं ग्राफ के, तालिका के, रेखा चित्र के। तो मैं धीरे धीरे आगे बढ़ा रहा हूँ, आप पॉज करके जो है खुद से सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। उम्मीद है ऐसा आप सॉल्व करेंगे जिससे आने वाले एग्ज़ाम में आपके लिए अच्छे बेनिफिट्स रहें और अच्छे मार्क्स आप गेन कर सकें। ठीक। उम्मीद है आप इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे खुद से। अब 86 से 90 तक के लिए जो है दंडा चित्र दिया गया है, जिसमें कंपनी के मासिक व्यय के लिए दर्शाए गए हैं, देख लीजिए। और 86 से 90 तक के प्रश्नों को सॉल्व करिएगा। आसान प्रश्न है, ज़्यादा हार्ड नहीं है। ठीक। अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए और सॉल्व करिएगा। अब 91 से 95 तक के लिए ये तालिका दी हुई है, देख लीजिए और खुद से सॉल्व करिएगा। नाइन्टी 93 से 95 तक के प्रश्न ये रहे और 96 से 100 तक के प्रश्नों को भी जो है ये दिया गया है तालिका, देख लीजिए और 100 तक के प्रश्नों को खुद से सॉल्व करिएगा। उम्मीद है आप सॉल्व करेंगे। तो ये हो गया आज का हमारा 8वां वीडियो। 2 लेक्चर अभी घटना चक्र के और हैं, उसके बाद 2-4 लेक्चर और टेस्ट सीरीज़ के आने वाले हैं। फिर करंट अफेयर्स की भी क्लासेस होंगी। समीक्षा अधिकारी की अगर आप तैयारी कर रहे हैं
तो चैनल पे जुड़े रहिए, वीडियो शेयर कर दीजिए, चैनल भी आप शेयर कर दीजिए लोगों के साथ, जिससे वो लोग जुड़ जाएं और भविष्य में जो है एग्ज़ाम की प्रिपरेशन अच्छी हो सके। हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, आप हमारे लिए भी थोड़ा सा हेल्प करिए चैनल को ग्रोथ कराने में, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।